नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नकमा। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो मामले बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर 10 राज्यों में सीमित हैं, बल्कि 10 बड़े शहरों में सीमित हैं। और जो गैप है इन 10 शहरों और बाकी के हिंदुस्तान में, बाकी के भारत में, वो काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब देश के वो बहुत बड़े इलाके ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना के मामले नहीं हैं, लेकिन जिन बड़े शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा हैं वही हमारे अर्थव्यवस्था के केंद्र भी हैं, इसलिए इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फिर से इस दौरान लॉकडाउन हटाने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि रेलगाड़ियां, फ्लाइट्स ये सब अभी बंद हैं। देश में कोरोना वायरस के 55% केसेस जो हैं वो सिर्फ 4 शहरों से हैं। 4 बड़े शहर जो हैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई। तो 55% मामले इन 4 शहरों से हैं, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई। चिंताजनक बात यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये चारों शहर बहुत अहम हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता बनती है और हम आप इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं काकोली घोष, जो कि सांसद हैं टीएमसी की। काकोली घोष से सबसे पहले बात करना चाहते हैं हम बंगाल के बारे में। हमने देखा है बंगाल के, सबसे पहले आप बताइए काकोली घोष के इस समय स्थिति वहां पर दरअसल क्या है। अचानक आंकड़े जो बहुत बढ़े थे उसमें एक बड़ा हिस्सा बंगाल से आया था, क्योंकि वहां से आंकड़े पहले आ नहीं रहे थे। अचानक से आंकड़े आए तो बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो बढ़ गया। इस समय वहां पर किस तरह की स्थिति है अलग अलग इलाकों में? मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा बंगाल से नहीं आया। अगर आप देश को, भारतवर्ष को देखें तो अलग राज्यों जो है, कहीं महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, तो बंगाल सबसे पीछे है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, ये सब में कहीं 14वीं जगह में है, कहीं 16वीं जगह में है। तो बड़ा इन्फेक्शन यहाँ फैला है नहीं बड़ी तौर से। यहाँ जो है ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो, अगर दुनिया भर का देखे तो मुझे लगता है एक बड़ा शहर होने के नाते ये कुछ भी नहीं है। कलकत्ता में थोड़ा ज्यादा है, उससे कम है, और 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, बस इसी में बसे हुए हैं। और अब जो कह रहे थे आंकड़े नहीं आ रहा था, देखिए एक अचानक से बीमारी आ गया और उसका तैयारी हम लोग कर रहे थे बहुत पहले से, मार्च महीना से। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पेशेंट दाखिल हो रहे थे अपने आप, और हमारे सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा उपचार की व्यवस्था किया गया था। वो 66 टोटल 66 हॉस्पिटल में कई हजार बेड्स थे, तो वहां भी एडमिशन हो रहा था। प्राइवेट से भी रिपोर्ट आ रहा था, वो कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लग गया था पहले। लेकिन अब भी अगर आप देखें तो डेथ हमारे यहाँ भी बहुत कम है और हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ शांति है, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सब ऑफिसर सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिला के बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कुल मामले 1786 हैं। कमी है ये, लेकिन पश्चिम बंगाल में खास करके कोलकाता जो है वो उन 10 शहरों में है। हम एक ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जो 10 बड़े शहर हैं जिनमें सबसे ज्यादा मामले हैं, उनमें कौन कौन से शहर हैं मौजूद। दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, अहमदाबाद है। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे आपको कि पिछले हफ्ते जो 94.6% मामले थे वो 10 राज्यों में से आए थे और 57.8% नए मामले महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से थे। और जो बड़े शहर हैं उसमें दिल्ली है, उसमें जयपुर है, जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर, ठाणे, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, ये 10 बड़े शहर हैं। सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो 10 राज्यों से हैं, ये हम आपको बता दें। उसमें पश्चिम बंगाल भी एक है।
अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल में हालत इस समय अच्छी है, लेकिन हमने देखा कि पश्चिम बंगाल और केंद्र के साथ लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। जब केंद्र से टीम गई तो उनको जाने की इजाजत पहले नहीं दी गई फील्ड में, ये थोड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनका भी मामला उठा, वो भी घर जाना चाहते हैं। केंद्र ने कहा कि वो उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार क्या इंतजाम कर रही है? वहां के भी प्रवासी मजदूर घर जाना चाहते हैं। काकोली घोष। काकोली जी, आप हमें सुन सकती हैं? हाँ जी, आप हमें सुन सकती हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को खत लिखा। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को न बुलाने का मामला था। प्रवासियों को घर भेजने में केंद्र ने 2 लाख लोगों की मदद की। ये तमाम बातें आई थी, तमाम आरोप लगे हैं। काकोली घोष, आप हमें सुन सकती हैं? बहरहाल इस वक्त काकोली घोष हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार और बंगाल में लगातार टकराव नजर आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को खत लिखा। पश्चिम बंगाल के प्रवासी भी घर जाना चाहते हैं, ऐसा अमित शाह ने कहा। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को न बुलाने का मामला है। ये तमाम बातें जो हैं वो रही हैं। इसके अलावा जो हम जिन राज्यों की बात कर रहे हैं, जिन जगह की हम बात कर रहे हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि वो कौन से राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र में 20,228 मामले हैं। ये जो 10 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिनकी वजह, जिसमें आधे, भारत के आधे मामले जो यहीं पर हैं। दिल्ली में 6,542 मामले, केसेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 6,335, राजस्थान में 3,708 मामले हैं। तो ये उन 10 राज्यों में आते हैं राज्य। मध्य प्रदेश में 3,614 मामले हैं। आप अपने मैप पर देख सकते हैं उन तमाम राज्यों को जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। उत्तर प्रदेश में 3,373 मामले हैं और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,930 मामले हैं, पश्चिम बंगाल में 1,786, पंजाब में 1,762 और जो 4 बड़े शहर हैं जिनको हमने आपको पहले दिखाया उसमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली के अलावा मुंबई है, उसके अलावा चेन्नई है, ये तमाम है। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उस पैनल पे, उसमें राघव चड्ढा हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के। महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर राकेश गर्ग हैं जो इंचार्ज हैं एनसीआई झज्जर कोविड सेंटर के, और एके भट्टाचार्य एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। काकोली घोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अब पहले मैं दिल्ली की बात करूं राघव आपसे। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है उन तमाम मजदूरों से, प्रवासी मजदूरों से जो इस समय भी एक भीड़ लगाकर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हैं। हम ये बार बार ये तस्वीरें देखते हैं कि आप मत जाइए, दिल्ली सरकार आपके लिए सब इंतजाम करेगी, काम भी जल्दी ही मिलेगा। क्या स्थिति है इस समय प्रवासी मजदूरों की? आंकड़े अगर आप आधिकारिक तौर पे हमें बता सके कि कितने प्रवासी मजदूर यहां से जा चुके हैं, कितने जाने की कतार में हैं, इनको भेजने का क्या इंतजाम किया गया है बसों और ट्रेन से जो जा रहे हैं? देखिए, जब से देश में लॉकडाउन लगा है तब से खास करके प्रवासी मजदूर जो हैं, दिहाड़ी मजदूर जो हैं, जो अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में उन्होंने अपना घर बनाया, दिल्ली की बागडोर संभाली और दिल्ली की प्रगति में एक बराबरी के हिस्सेदार बने, वो परेशान हैं, वो बेचैन हैं और वो अपने घर, अपने गांव, अपने मूल स्थान जाना चाहते हैं और शुरू से ही जाना चाह रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा है। लगभग 10 एक दिन पहले केंद्र सरकार ने योजना बनाई कि हाँ, अब इस लॉकडाउन के तीसरे चरण में हम इन लोगों को यदि ये वापस जाना चाहें तो उनके लिए बॉर्डर खोल देंगे, बसें और ट्रेन का प्रबंध किया जाएगा। उसी के चलते दिल्ली ने ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को, साथियों को रवाना करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं, बिहार के लिए ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं और अधिकृत जानकारी तो सरकार दे पाएगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 12 साढ़े 12 हजार लोगों की एक सूची दिल्ली सरकार ने बना ली है उन लोगों की जो अन्य राज्यों से आकर यहाँ बसे थे और आज जाना चाहते हैं, परेशानी में हैं। परेशानी जिस प्रकार की है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, खान पान और रहने की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करा दी है। लगभग मैंने आपको बताया भी था, लगभग 72 लाख लोगों को सूखा राशन मिल चुका है।
30 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उनको भी 7-7 केजी आटा, दाल, चावल सब कुछ मुहैया करा दिया गया है। रैन बसेरों में खाना खिलाया जा रहा है। रोज दिल्ली सरकार 12 लाख से अधिक लोगों को 2 वक्त की रोटी दे रही है। साथ ही साथ रहने की व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर करी गई है। 400 जगह पे हमारे रैन बसेरे चल रहे हैं। ये सारी व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बावजूद राघव होने के बावजूद भी लोगों के मन में एक बेचैनी है, एक परेशानी जैसे है। इस समय गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे जो भीड़ लगी है, उन मजदूरों से अपील की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि आप छोड़कर न जाएं दिल्ली, हम आपको काम भी देंगे, दोबारा काम शुरू होगा, हम सारे इंतजाम करेंगे। तो और किस तरह के इंतजाम की कमी है जिसकी बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? और जहां तक काम की बात है, दिल्ली उन 4 शहरों में है जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े हैं और आर्थिक केंद्र हमारा दिल्ली, मुंबई, ये तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। किस तरह के काम जल्दी ही शुरू हो सकते हैं कि इस तरह के मजदूर उसमें जुड़ सकें? देखिए, दिल्ली सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था दैट वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। हमें इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये लॉकडाउन रहे, ये कोई सल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन अंतहीन नहीं हो सकता है। हाँ। इसीलिए धीरे धीरे हमें अपने उद्योगों को, व्यापार को, फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्री को खोलना होगा। तो मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि अभी किस तरह के उद्योग या किस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क क्या खुल सकती हैं या खुलने वाली हैं? सरकार के क्या प्लान है जिसमें ये मजदूर जो अभी जा रहे हैं उनको रोका जा सके? क्योंकि ये भी एक समस्या है, ये भी राघव एक ये भी एक समस्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्री में ये समस्या अब हो रही है कि मजदूर नहीं मिलेंगे, उनको लेबर नहीं मिलेंगे क्योंकि लेबर यहां से चला गया है और लोग लौटने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। तो इनको रोका जाए काम के इंसेंटिव से। कौन से सेक्टर्स में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही काम शुरू होगा मजदूरों के? देखिए, मैं प्रयास करता हूं जो ये प्रवासी मजदूर भाई लोग हमारे हैं, इनको 2 भागों में बांटने का। एक वो भाग के लोग हैं जो आज वापस इसलिए जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनकी आमदनी, उनकी कमाई अब आने वाले कई महीनों या सालों तक स्थायी नहीं रहेगी। यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का अर्निंग नहीं मिल पाएगी। और दूसरे वे लोग हैं जो परेशान हैं, बेचैन हैं, अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं, अपने घर परिवार के पास जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था दिल्ली सरकार करा रही है। लेकिन जो लोग कमाई के चलते परेशान हैं, क्योंकि सारे रोजगार पिछले 40-50 दिन से बंद पड़े हैं, उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम इंडस्ट्री एरियाज खोल दिए हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स दिल्ली के अंदर जहां जहां भी हैं वो सारे खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट दफ्तर सारे के सारे खुल गए हैं 1/3 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ साथ। एक खामी जो मुझे नजर आ रही है जिसका जिक्र मैं आपके चैनल पे भी करना चाहूंगा कि पूरा का पूरा दिल्ली इस समय एक रेड जोन में है। 11 जिले दिल्ली में आते हैं और भारत सरकार ने जिले वाइज जोन्स में पूरे राज्य को बांटा है। दिल्ली को आप जिले वाइज नहीं बांट सकते हैं। दिल्ली एक बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य है। इसको आप कंटेनमेंट एरिया वाइज या वार्ड वाइज, बहुत हुआ तो विधानसभा वाइज बांट सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका ये क्राइटेरिया है कि एक जिले के अंदर अगर 2 हफ्ते तक एक भी पॉजिटिव संक्रमित केस नहीं आता है, उसी स्थिति के अंदर हम उसे रेड जोन से ऑरेंज करेंगे, तो शायद ऐसा होने में काफी समय लग जाए। दिल्ली को आप जिले में नहीं बांट सकते। बड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को आप जिलों में बांट सकते हो। इसीलिए अगर हमने केंद्र सरकार से दुहाई भी की है, उनसे दरख्वास्त करी है, और अगर हमारी दरख्वास्त वो लोग मानते हैं तो दिल्ली को हम कंटेनमेंट एरिया वाइज बांट सकते हैं, कंटेनमेंट एरिया में सख्ती कर सकते हैं और बाकी दिल्ली को पूरी तरीके से खोल सकते हैं ताकि लोगों का जीवन वापस पहले जैसा हो जाए। एहतियात करते हैं, लेकिन ये लोग भी काम पर जाएं। हाँ। जो उद्योग में काम कर रहे हैं, मजदूर भी जो नौकरी कर रहे हैं, सब लोग वापस पहुंचे। दिल्ली को आप राघव, आपका सुझाव जो है वो काफी तर्कपूर्ण है कि अगर दिल्ली को हम जिले में न बांटें, से समस्या हो रही है क्योंकि जिले के हिसाब से पूरी दिल्ली जो है वो रेड जोन में आ रही है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उसके हिसाब से अगर आप बांटे तो बाकी इलाकों को खोला जा सकता है, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ये जिस तरह से दिल्ली में देखिए उन 10 शहरों में, बल्कि उन 4 शहरों में भी है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं और जिनमें बल्कि 50% भारत में जो कोरोना के मामले हैं उन 4 शहरों में सीमित है। उसमें दिल्ली एक है, मुंबई भी है, चेन्नई भी है, अहमदाबाद भी है। पर दिल्ली को जैसे राघव कह रहे थे कि एक मुश्किल यह है, प्रवासी मजदूर बहुत यहां पर हैं, घर जाना चाह रहे हैं, पर हमने इनको जिलों में बांट दिया है और सारे जिले रेड जोन में हैं, तो फिर मुश्किल होती है आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में। क्या आपको भी लगता है कि ये जो बंटवारा रेड ऑरेंज ग्रीन का है इसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है और बाकी जगह खोली जाए कंटेनमेंट जोन अलग करके?
सबसे पहले नगमा जी आपको नमस्कार। और बड़ा अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम किया आज, और विशेष रूप से आपने देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर जो है आप लोग आज केंद्रित हैं, अच्छा लग रहा है। हम भी यहीं रहते हैं तो हमारी भी स्वाभाविक चिंता है इसको लेकर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो जो राघव जी कह रहे हैं, राघव जी की बात से मैं किसी तरह से असहमति नहीं जता रहा हूँ, लेकिन एक बात राघव जी समझने की कोशिश करें कि देखिए, आप दिल्ली में मुख्यमंत्री जिस तरह की घोषणा करते हैं, जिस तरह के दावे करते हैं, जिस तरह से चीज़ों को वो अभी जैसे मुख्यमंत्री के बिहाफ पे राघव जी कह रहे थे कि हमने 70 लाख लोगों को राशन दिया। अरे राशन के नाम पर आप क्या दे रहे हैं? 12 साल पुराने नमक दे रहे हैं, आप दाल में कीड़े दे रहे हैं, सूखे राशन के नाम पर आप जो है उनको क्या परोस रहे हैं? ऐसे में ये प्रवासी मजदूर ये क्या करेंगे? यहाँ क्यों रहना पसंद करेंगे? इस तरह की जानवर के मतलब भोजन भी है, भोजन जो है वो इतने बदतर नहीं होंगे जैसे कि आज केजरीवाल सरकार इन प्रवासी मजदूरों के साथ जो है व्यवहार कर रही है। आप कोरोना के नाम पर यहाँ जिस तरह का ढोल पीट रहे हैं, जिस तरह से तमाशा कर रहे हैं ये लोग दिल्ली शहर क्या में, इस समय इस पर राजनीति करना सही है? और फिर ये विपक्ष या बीजेपी इस पर क्या कर रही है? कहाँ पे सरकार जो खाना बांट रही है, आप उसमें कह रहे हैं कि जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है और उनको खाना खराब दिया जा रहा है, जो राशन है वो खराब राशन है। राघव इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ इस वक्त और लौटेंगे कि जो इतना राशन और तमाम चीजें बांटी जा रही हैं उसके बावजूद क्यों प्रवासी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा जा रहा था। कुछ लोग जो अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं अपनी दिल के सुकून के लिए, वो एक अलग बात है, पर जिनके पास ज़रूरत है, यहाँ रहने की कोई साधन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनके लिए ये मजबूरी भी है। और तभी हम देखते हैं कि बॉर्डर पे भीड़ अभी लगी हुई है। कितने मजदूर गए हैं, कितने मजदूर यहाँ थे, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की समस्या की। अभी भी गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ है, घर जाना चाहते हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन दिया मजदूरों को कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं, उन्हें यहाँ काम भी मिलेगा और सारे इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। AK भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड, और राकेश गर्ग, इंचार्ज NCI झज्जर कोविड सेंटर। पर पहले मैं महेश वर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसके जवाब के लिए राघव चड्ढा के पास जाना चाहूंगी। राघव, आप जवाब देना चाह रहे थे। आरोप ये था कि जो लोगों को राशन दे रहा है, 70 लाख लोगों को राशन, वो राशन खाने योग्य नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे लगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम इतनी ओछी और घटिया राजनीति नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने राजनीति शुरू करी है तो मैं जवाब दे देता हूं। आप ही के चैनल ने नगमा जी अपने रिपोर्टर और अपने कैमरा पर्सन को भेजकर हमारे रैन बसेरों की जांच करवाई थी, हमारे राशन वितरण सेंटर्स की जांच करवाई थी, और आप ही की रिपोर्ट ने दिखाया था कि लोगों को कितना बेहतरीन भोजन और कितना बढ़िया राशन मिल रहा है, और दुगना राशन। इस बार हमने लगभग 7 से 8 केजी चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी सब बांटा है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। नगमा जी, इसके साथ में कुछ जोड़ना चाहूंगा। हम राशन दे चुके हैं। एक बार शांत हो जाए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। शांत हो जाए, ये चिल्लाने वाला चैनल नहीं है। 2 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को हम राशन दे चुके हैं, और मात्र मैं आपको बताऊं, कुछ ही परिवार ऐसे रह गए जिन तक राशन या साधन नहीं पहुंचा है, वो भी पहुंच जाएगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करी। आपके चैनल के साथ साथ तमाम मीडिया जी, आप इसको गलत सेंस में ले रहे हैं। महेश जी, 1 मिनट के लिए राघव को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। बस खत्म करने दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी है, नगर निगम में बीजेपी के लोग हैं, 7 सांसद बीजेपी के हैं। बीजेपी के एक भी नेता जमीन पर उतरकर काम करता नहीं नजर आया, कंबल ओढ़ के घर में सो रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये बात। दूसरी चीज, आज जब प्रवासी मजदूरों की बात होती है, प्रवासी मजदूरों को हम यहां से बिहार भेज रहे हैं, अन्य राज्य भेज रहे हैं, इन लोगों ने तो उस ट्रेन के किराए का भाड़ा देना भी अब मुनासिब नहीं समझा। इनकी राज्य सरकारों ने, बीजेपी की सरकारों ने जवाब दे दिया है। महेश वर्मा, आपने चूंकि आरोप लगाया था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि इस समय जो भीड़ लगी है गाजियाबाद बॉर्डर पे भी मजदूरों की, और अरविंद केजरीवाल उनसे गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप नहीं जाइए छोड़कर दिल्ली, हम आपके लिए सारा इंतजाम करेंगे, अब आपको काम भी मिलेगा।
क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है? कितने मेघना जी, मजदूर, मेरा आपके पास कोई आंकड़े हैं कितने मजदूर दिल्ली से हाँ। जा चुके हैं? कितने मजदूर प्रवासी यहाँ पर रह रहे थे दिल्ली के अंदर? कितने को भेजा गया है? साफ जवाब, अगर आप पॉलिटिक्स छोड़ के बता सकें। जी, मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राघव चड्ढा जी इसको एक मेरे फीडबैक के रूप में लें तो ये बहुत श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि जो मजदूर हैं, इस प्रवासी मजदूर जो, सुनिए राघव जी, अभी एक सेंटर का पता बता दें। राघव, एक मिनट, पहले इनको बात पूरी करने दीजिए। जी नहीं, अभी आप क्या बोल रहे थे? पता भी आप कितने सलीके से, प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। महेश जी, चुप रहिए। महेश जी अपनी बात। राघव जी, अगर इसको आप थोड़ा भी संवेदनशील हैं तो सुनने की कोशिश करिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आप जिस चीज की कह रहे हैं कि सूखा राशन की व्यवस्था, आप उसको राशन दे रहे हैं जिसके पास राशन कार्ड है। इस दिल्ली शहर में 16 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं मजदूर जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। इसी एनडीटीवी पे मैं ढांसा गांव का दिखा रहा था, इसी एनडीटीवी पे रविशंकर ने इसी एनडीटीवी पे ढांसा गांव का दिखा रहा था। अगर हम, महेश जी अगर आप अपना जवाब दे दें तो मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि हमारे साथ AK भट्टाचार्य मौजूद हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर है बिजनेस स्टैंडर्ड के, और डॉक्टर राकेश गर्ग। एक मिनट, बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी आम आदमी पार्टी का झगड़ा कराना मकसद नहीं है इस समय, ये बिल्कुल भी राजनीति के लिए का मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं AK भट्टाचार्य आपसे जानना चाहती हूं कि हमने 10 शहरों की बात की, बल्कि 4 शहर जो जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, 50% हिंदुस्तान में जो कोरोना केसेस हैं वो इन 4 शहरों में केंद्रित हैं। पर अफसोस की बात, ये त्रासदी है कि यही 4 शहर वो भी हैं जहां पर हमारी जो बड़े शहर हैं, जहां पे अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं, जिसमें मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, तो इन जगहों पर इस वजह से एक तो अर्थव्यवस्था खोलने की का संकट है कि खुले, पर यहीं पर सबसे ज्यादा मामले भी हैं। तो बाकी भारत में केसेस कम भी हैं, तो कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे है? किस तरह के काम शुरू हो सकते हैं? अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? यही केंद्र बने हुए हैं कोरोना के। देखिए, ये जो समस्या तो है, पर ये समस्या का हल मुझे लगता है कि विकेंद्रीकरण से होगा। ये अगर आप डिसीजन मेकिंग अगर डिसेंट्रलाइज्ड होगी, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका कहना है, और आप ये एकदम ठीक, आपने ठीक कहा कि जो हमारी जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो करीबन 80 से 88% जीडीपी को अकाउंट करती है। तो अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलना है, और वो मैं मानता हूँ कि हमें खोलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोले तो आर्थिक जो डिस्ट्रेस जो हो और भी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें ये खोलना है तो हमें डिस्ट्रिक्ट के डेफिनेशन के बजाय वार्ड डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट के डेफिनेशन में रहें तो मैं समझता हूं कि हमारी सारी एक डिस्ट्रिक्ट वो रेड जोन में आ जाएगी, और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलने की जो एफर्ट रहेगी वो कामयाब नहीं होगी। तो मैं तो, जैसे दिल्ली में का जो एक रिकमेंडेशन ये रहा है कि दिल्ली को आप वार्ड में बांटिए, और किस किस वार्ड में आपको कंटेनमेंट जोन मिल रहे हैं उसको आप अलग कीजिए, और बाकी दिल्ली को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के दीजिए। मेरे मतलब इंफॉर्मेशन में ये है कि ये ऐसी रिकमेंडेशन दिल्ली सरकार से केंद्र की ओर गई है, और मैं मानता हूं कि ये वार्ड लेवल अप्रोच इस वक्त बहुत जरूरी है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच में क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया है, और उस बहुत बड़े एरिया से आपकी जो आर्थिक गतिविधियां जो हैं उसके ऊपर काफी बाधाएं आती है। अभी जो राघव चड्ढा कह भी रहे थे कि कंटेनमेंट जोन में बांटें और डिस्ट्रिक्ट में नहीं बांट दें आप दिल्ली को, क्योंकि उससे फिर पूरी दिल्ली में 11 जिले जो हैं वो रेड जोन में आ जाते हैं। तो इससे ये संभव नहीं है कि आप आर्थिक गतिविधि को दोबारा शुरू करें। अगर कंटेनमेंट जोन में बांटे तो बेहतर होगा, शायद ऐसा सुझाव गया है दिल्ली सरकार से। प्रधानमंत्री की दोबारा बातचीत होने वाली है मुख्यमंत्रियों से कल, इस पर हो सकता है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद ये प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है उस पर लौटेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इस पर AK भट्टाचार्य और डॉक्टर राकेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद।
पहले दोबारा मैं जाना चाहूंगी ए.के. भट्टाचार्य के पास, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। ए.के. भट्टाचार्य, अभी हमने दिखाया, ये बार बार हम खबरों में दिखा रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मजदूर अटके हुए हैं, उन्हें रोका गया है। इधर दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि आप नहीं जाइए, हम आपके लिए सारे इंतजाम करेंगे। हमने देखा कि अलग हिस्सों में कंटेनर में भरे हुए मजदूर हैं, यानी कि इतनी ज्यादा लाचार मजदूर हैं कि वो किसी भी हालत में घर जाना चाह रहे हैं। इधर तमाम सरकारें ये दावा भी कर रही हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं और इंतजाम किए भी गए हैं, राशन भी मिला है, खाना भी मिला है। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि काम भी मिलेगा, पर ये काफी नहीं है, ये इंसेंटिव नहीं है मजदूरों को रोकने के लिए। आप तो ये इकोनॉमिक्स पे, अर्थव्यवस्था पे नजर रखते हैं। दिल्ली में कुल कितने प्रवासी मजदूर इस इलाके में हैं जो रहते थे और जो निकले हैं, और जिनसे कितना बड़ा अर्थव्यवस्था को नुकसान भी है? उनको वापस लाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है अगर आपकी अर्थव्यवस्था को शुरू करना है। देखिए, जो मैं समझता हूं कि ये जो प्रवासी श्रमिक जो दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, उसका सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो इस वक्त दिल्ली से भाग जाना चाहते हैं। मेरा मानना ये है, ये हमारे एक साल का ऐसा सीजन है जहां पे ये श्रमिक अपने, अब जो कटाई और बुवाई का सीजन आने वाला है, कटाई का सीजन ऑलरेडी शुरू हो गया है और बुवाई की सीजन आएगी। इस समय हर जो प्रवासी या पर्यायी श्रमिक जो है वो अपने गांव में, घर में पहुंच जाते हैं। हर साल में इस समय उनका वापस जाना होता है। आपको शायद मालूम होगा कि इस समय जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जो धीमेपन हमें देखने को मिलता है शहरों में, क्योंकि ये सारे पर्यायी श्रमिक अपने गांव में जाना चाहते हैं, वो कटाई और बुवाई के लिए, और वो बरसात के बाद ही आएंगे। तो मैं ये समझता हूं उनको इस वक्त इस तरह से रोकना ये शायद एक अच्छा स्टेप नहीं है। उनको ये कहना चाहिए कि किस तरह से वो जब वापस आएंगे, और वापस आने की जो एक इंसेंटिव देनी चाहिए, जैसे कि कई प्रदेशों ने एक इंसेंटिव देने की सोची है। मैं समझता हूं दिल्ली में श्रमिक को रखने के लिए उनको रोकना नहीं, पर उनको ये कहना चाहिए कि जब बरसात के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत और भी गति पकड़ लेगी, उस समय वो कैसे आएंगे और उनकी इंसेंटिव क्या होगी। इस वक्त मैं मानता हूं कि उनको अपने गांव में, अपने शहर गांव में और खेतों में जाने देना आपने ही उचित रहेगा। बहुत अहम महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है। इसके पहले मैं डॉक्टर राकेश गर्ग के पास जाऊं, मैं जल्दी से राघव आपसे और महेश वर्मा आपसे टिप्पणी चाहूंगी इसके ऊपर। राघव, ये बात सच है कि जो मजदूर जा रहे हैं उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि ये कटाई बुआई का सीजन है। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर, जैसा आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तमाम चीजें दे रही है, तो इसलिए ये वजह भी हो सकती है कि चूंकि उनको घर जाना है, सीजन में वो घर जाते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। तो उनको जाने देना बेहतर है, उनके जाने का इंतजाम करना बेहतर है इस समय, और इंसेंटिव रखा जाए कि वापस आप आएंगे तो आपको काम मिलेगा यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस मौसम में, इस सीजन में अक्सर अपने मूल राज्य, मूल स्थान वापस जाते हैं। इसीलिए शुरू से हमारी लॉकडाउन के पहले दिन से ये मांग थी कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके जाने की व्यवस्था करी जाए। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 10 दिन पहले केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी करी है। उसके हिसाब से दिल्ली सरकार ने पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। 12,000 से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है, और अब लगातार ट्रेनें जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं उनको ले जा रही हैं, और वो एक जो पूरी ड्राइव है वो शुरू हो चुकी है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पंजीकरण कराने के बाद भारतीय रेल सर्विस जो है उसके हिसाब से ही दिल्ली छोड़कर अपने राज्य में जा पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर अभी भी सील हैं। तो यदि कोई व्यक्ति पैदल या अपनी गाड़ी, अपने वाहन, अपनी साइकिल से जाने का प्रयास करेगा तो बॉर्डर पूरी तरीके से दिल्ली के भी, उत्तर प्रदेश के भी, हरियाणा के भी सील हैं, उसमें अब परेशानी आएगी। तो जो भी व्यक्ति जाना चाहता है उसके लिए पूरी योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है, उसी के हिसाब से जाए। और हमें इंसेंटिवाइज करने की जहां तक बात है, हम तो आज भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, आज से कुछ महीने बाद भी प्रोत्साहन देंगे, और शायद ज्यादा ही दे पाएंगे, क्योंकि तब तक अर्थव्यवस्था का पहिया चलना शुरू हो चुका होगा। और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनको आर्थिक तौर पर भी रुझाएं कि वो वापस अपने राज्य दिल्ली आए। सही बात आपने कहा राघव, कि जो तय किया गया है वैसे जाएं। बॉर्डर क्रॉस करके जाना जो है वो, चूंकि बॉर्डर सील्ड हैं, ऐसे मुमकिन नहीं है। बसों से जाएं या ट्रेन से जाएं, क्या इसके इंतजाम सही हैं, पर्याप्त हैं, ताकि मजदूर जा सकें बसों में, ट्रेन में? महेश, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश जी।
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगमा जी, अभी शुरू में ही जैसे आप लोगों ने एक चीज बताई कि भाई दिल्ली जो है आज कोरोना के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच गया, और ऐसे में अगर रेड जोन नहीं होता यहाँ पर तो दिल्ली की क्या हालत होती, आप इसकी कल्पना करके ही सिहर उठेंगे। सवाल ये है कि आज के डेट में ये किस तरह का मैनेजमेंट दे रहा है सरकार। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस दिन लॉकडाउन खुलता है उस दिन दिल्ली सरकार का मुखिया ये कहता है कि सबसे पहले हम दारू बेचेंगे इस शहर में। अरे भाई, ये क्या मजाक है। फिर मीडिया जब हो हल्ला करती है कि ये क्या तरीका, मीडिया ही उसका एक तरीका इजाद करती है कि भाई ऑनलाइन अगर दारू ही देना है तो ऑनलाइन बेचो यार। फिर ये लोग ऑनलाइन पे आते हैं। तो इनका मिसमैनेजमेंट साफ जाहिर करता है कि दिल्ली सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब रही बात की प्रवासी मजदूरों की, प्रवासी मजदूर जो है ना, वो जो भूख की जो एक आग है पेट की, उसकी वजह से वो यहाँ पे है। महेश जी, जैसा अभी AK भट्टाचार्य जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं जान रही हूँ, हम सब जानते हैं कि भूख की वजह से, रहने की समस्या की वजह से लोग जा रहे हैं, पर एक इस समय ये भी बात है कि कटाई बुआई का जो एक वक्त होता है, खेती के लिए लोग अपने घर जाना चाहते हैं, सीजन में जाते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। रबी की फसल बैसाख तक, सुनिए, रबी की फसल बैसाख तक खत्म हो जाती है। ये जेठ का आप शुक्ल पक्ष में खड़े हैं। आज के डेट में ऐसी कोई गेहूं की जो है वहां कटाई नहीं है, जो हो चुकी होगी। उसके बाद मजदूर वहां जाके क्या करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपके ही चैनल पे जब कल रविशंकर ढासा विलेज का और जगह के जो मजदूरों की हालत दिखा रहे थे, उसको देखकर आप ये ठीक है। चलिए, मैं डॉक्टर राकेश गर्ग के पास जाना चाहती हूँ। आप राघव, आप जल्दी से इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे। मैं राजनीतिक बयानबाजी में नहीं पढ़ रहा, मैं आंकड़ों में पढ़ता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर स्थिति सामान्य नहीं थी, क्योंकि दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर भी कहलाया जाता है, ग्लोबल सिटी। यहाँ पर बहुत फॉरेनर्स आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स आते हैं। उसके बाद मरकज का केंद्र भी दिल्ली रहा, इसलिए दिल्ली के अंदर थोड़े केसेस बढ़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में देश की 2% आबादी रहती है। दिल्ली इस समय तीसरे स्थान पर है कुल मिलाकर केसेस में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, यहाँ पर 20,200 के अधिक केसेस हैं। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात है, जहां 7,800 केसेस हो चुके हैं और 472 लेकिन देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है महेश जी, आपने भी गलत बात शुरू की कि कौन किस नंबर पर है। इस राजनीति नहीं, अफसोस की बात है कि आंकड़े यहाँ पर बढ़े और कई वजह हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हो। मैं डॉक्टर राकेश गर्ग के पास जाना चाहती हूँ उस पर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। माफ कीजिएगा डॉक्टर राकेश गर्ग, इस राजनीति की वजह से हम आपके पास नहीं आ पाए, पर मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी इसे समझने के लिए। तो आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं प्रवासी मजदूर की समस्याओं की। वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं, वजह उसकी क्या है। वजह कई हो सकती हैं, रहने की जगह की समस्या, खाने की समस्या, नौकरी की समस्या। ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ लोग अपने घर लौटना चाहते हैं भावनात्मक वजहों से भी, और कुछ खेती के कारण भी इस समय लोग जाते हैं। डॉक्टर राकेश गर्ग जो इंचार्ज हैं NCI झज्जर कोविड सेंटर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। और हमने डॉक्टर राकेश गर्ग, आपने सुना ये चर्चा भी कि दिल्ली को किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में नहीं बांटा जाना चाहिए, कह रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि इससे समस्या है। सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में, अगर आप कंटेनमेंट जोन के तहत में इसको बांटें तो उन जोन्स को छोड़कर बाकी जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि दिल्ली दूसरे तीसरे नंबर पे है कोरोना केसेस के मामले में। तो आपके हिसाब से इसके लिए क्या ये बेहतर सुझाव होगा कि आर्थिक गतिविधि भी चले और कंटेनमेंट जोन में भी वहां पे गतिविधियां बंद रहे लेकिन बाकी जगह लोग काम कर सकें? और ये भी कहा गया है कि अभी तो मामले बढ़ेंगे और एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि जून जुलाई में पीक होगा। क्या कहना है आपका? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना होगा। हम अगर वायरस जो डिजीज है, कोरोना वायरस डिजीज है, कुछ समझे, इसके दो मेन एस्पेक्ट हैं। एक तो बीमारी जो हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है वो काफी माइल्ड डिजीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हमारे पास नहीं देखने को मिल रहे हैं अगर हम कंपेयर करें। बट दूसरा एस्पेक्ट ये है, कहने को तो ये डिजीज माइल्ड है, बट जो डिजीज का ट्रांसमिशन है वो काफी कंटेजियस है, मतलब फैलता बहुत जल्दी से है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, अगर हम लॉकडाउन का बेनिफिट देखें और कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से, तो एकदम जो सर्ज आना चाहिए था अगर ओपन रहता सारा कुछ, वो हमें देखने को नहीं मिला और हम पेशेंट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं।
अगर हम कोई भी गतिविधि स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल साइंस में इसको मैनेज करने के, वो हमें जरूर उसको मानने होंगे और उसको हमें एवरीबडी ऑफ अस हैज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें फॉलो करना है। वो प्रिंसिपल्स रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अगर कोई लगता है कि कोई व्यक्ति उसमें से अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है तो सेल्फ रिपोर्टिंग करे, अपने आप को क्वारंटाइन या आइसोलेट करे। तो अगर हम ये सारे मायने को बेहतर तरीके से समझें और उसको माने तो ये डिजीज ट्रांसमिशन हमारा कम रहेगा, केसेस कम आने को मिलेंगे। बट लॉकडाउन जैसे से खुलेगा पॉसिबिलिटी तो है केसेस बढ़ने का, हमें सारी सावधानियां रखनी ही पड़ेगी और लंबे समय की रखनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमने अभी एक तरह से मैं कहूँगा कि ये जो अच्छी हैबिट्स हैं, हैंड हाइजीन, यूज ऑफ मास्क, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, ये सुझाव आ रहा था कि आप इसको कंटेनमेंट जोन में बांटे, डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, बाकी जगह पे जहां जहां मामले हैं वहां पे बंद रखा जाए, बाकी जगह उसको खोला जा सकता है आर्थिक गतिविधियों के लिए। आप एक डॉक्टर के तौर पे आपका क्या सुझाव होगा जिस तरह के आप अभी मामले देख रहे हैं? मतलब कितना ज्यादा इसमें, और हम तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक प्लेटो आ गया, मामले अभी भी बढ़ रहे हैं पर रिकवरी रेट बेहतर हुई है, तो क्या आकलन है आपका? इसमें हमें समझना होगा कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें कभी कम से कम 1/3 केस हमारे एसिम्प्टोमेटिक भी है। तो जिस एरिया में हम खोलना चाहते हैं, हम ये नहीं खोल सकते कि दिसंबर से पहले या जनवरी से पहले की जो स्थिति थी उसी तरह से हम सारी की सारी कार्रवाई शुरू कर दें, सभी उसी तरह से मूव करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मायने ना रखें। तो जहाँ केसेस नहीं है वहाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है उसकी वजह से डिजीज आ सकती है, मरीज वहाँ बढ़ सकते हैं। तो हम जहाँ भी ओपन करना चाहेंगे वहाँ पर हमें ये सावधानियां तो रखनी पड़ेगी और एक स्टैगर्ड तरीके से करें। जैसे हम कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर हम कहीं ओपन करना चाहते हैं और अगर लंच टाइम है तो लंच टाइम की जगह सारे जना इकट्ठे ना बैठे, बल्कि हम उस लंच टाइम को भी आधा घंटा करके 3-4 शिफ्ट में डिवाइड कर दें सो डेट वो खाना खाएं तो उसमें भी एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा। तो इस तरह के सुझाव जहां भी ओपन करना चाहते हैं जहां पर केसेस कम है वहां पर ये सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी ताकि केसेस एकदम ना बढ़े। सावधानियों को बरतना पड़ेगा। राघव, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए ये बात सब मानते हैं कि लॉकडाउन अंतहीन नहीं है और लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान इस बीमारी से लड़ने के लिए नहीं है। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा जीवन सामान्य होगा, लेकिन पूरी मानव जाति का जिस प्रकार से हम जीवन की शैली है, हमारी जिंदगी बिताने की शैली है, वो सारी शैली जो है वो सदैव के लिए बदल जाएगी। अब हम जब भी बाहर निकलेंगे, जब तक वैक्सीन नहीं आता, हम सबको मास्क पहनना होगा, एहतियात बरतना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा, हाथ धोने होंगे, स्टैगर्ड मैनर में काम करना होगा। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तमाम एहतियात बरतनी पड़ेगी। लॉकडाउन जो है वो अंतहीन नहीं हो सकता। एक सेकेंड, जब मेरे पास समय नहीं है, आखिरी में महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अगर आप कहें, आप कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहते हैं महेश जी? एकदम देना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर शुरू ही करना चाहते हैं कोई चीज यहाँ पर, तो आपको एक कुशल प्रबंधन के तहत आपको एक स्पेशल कार्य बल गठित करना पड़ेगा। जहां भी आप इसको शुरू करना चाहते हैं आपको एक समर्पित फोर्स तैयार करना होगा, वहां उनको तैनात करिए। कुशल प्रबंधन के बगैर दिल्ली को रेड जोन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। आप समझने की कोशिश करिए, आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत और क्या हो सकता है कुशल प्रबंधन या मजदूरों को रोकने के लिए, और क्या किया जा सकता है, किस तरह की समस्याएं हैं, ये तमाम बातें। पर एक जो बात राघव ने कही कि जो मजदूर जा रहे हैं उन्हें जाने देना चाहिए, पर जो इंतजाम किए गए हैं उसके तहत वो जाएं, क्योंकि सीमाएं सील्ड हैं और किसी और तरह से पैदल या साइकिल से जाना उनके लिए संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। इस समय इतना ही वक्त है हमारे पास, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।